153 साल पहले जन्मा एक बालक जिसने ब्रिटिश हुकूमत से अहिंसा के दम पर लोहा लिया और सारी दुनिया को पाठ पढ़ाया सत्याग्रह का। आज 2 अक्टूबर है, आप सब जानते हैं। और आज भारत यानी हम सब भारतीय इसे गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और सारी दुनिया मनाती है इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। नमस्कार दोस्तों, एमर्स इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। और आज शख्सियत में एक ऐसे शख्स की या ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो सिर्फ भारत में ही नहीं सारी दुनिया में पहचाना जाता है और सारी दुनिया में वो अपने कामों की वजह से अभी तक प्रासंगिक है और दुनिया जब तक कायम रहेगी उस व्यक्ति की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे महात्मा कहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसे राष्ट्रपिता, और हम भारतवासी उन्हें प्यार से कहते हैं बापू। यानी कि हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, महात्मा गांधी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, हमारे बापू की। आज उनका जन्मदिन है और आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनके उनकी लाइफ की बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उनके बारे में क्या क्या झूठ फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो गांधी जी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जितना कहो उतना ही कम है, क्योंकि उनके बारे में विदेशों में, भारत में, दुनिया भर में, सब जगह उनके बारे में इतना लिखा गया, इतना पढ़ा गया, इतना कहा गया कि आप उसके लिए एक पूरी लाइब्रेरी बना दो तो भी कम पड़ जाए। तो हम बात करें 1869 2 अक्टूबर, राजकोट के दीवान जो थे उनके घर एक बालक का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। और उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई ब्रिटेन के लंदन में जाकर की। उनका जो मिडिल टेम्पल जो कॉलेज था वो बहुत फेमस कॉलेज था उस वक्त का। और उसी में हम बात करें कि हमारे जिन्ना या हमारे पटेल और नेहरू सभी ने उसी कॉलेज से जाके वहाँ पे पढ़ाई की थी। तो वहाँ से वो वकालत की डिग्री हासिल करके आए और उसके बाद उन्होंने भारत में या साउथ अफ्रीका में आके कैसे काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे जोड़ा। गांधी जी बैरिस्टर बनकर भारत आए और यहाँ पे वकालत शुरू कर दी। और उन्हें एक केस मिला साउथ अफ्रीका में, एक फर्म थी या भारत की फर्म थी, वो साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस करती थी, अब्दुल्ला एंड कंपनी। उसका केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में उनको ट्रेन से भी बाहर फेंक दिया। और हम लोगों की गनीमत है भारतीयों का, ये अच्छी बात है कि गांधी जी का बैग पहले गिरा, गांधी जी बाद में गिरे, जिससे वो बच गए और बाद में वो हमारे बहुत काम आए। और 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने भारत को देखा कि भारत गुलाम हो चुका था उस टाइम तक अंग्रेजों का, और भयंकर गुलामी फैली हुई है और आंदोलन भी चल रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही हैं, सब हो रहा है देश में अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन एक माहौल नहीं बन पा रहा है। गांधी जी ने उस चीज को भापा। गांधी जी ने देखा कि कैसे हम देश में एकता स्थापित करके कैसे हम जोड़े इस देश को कि सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो जाएं। तो गांधी जी की पहली प्राथमिकता यही थी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हों। इसके लिए गांधी जी ने पहले पूरे राष्ट्र का दौरा किया, गांव-गांव घूमे, गांव-गांव गए और लोगों से बात की, उनसे मिले, जाना, समझा और परखा कि वास्तव में क्या भारत, हम जिस भारत को कहते हैं कि वो गांव में बसता है, क्या उस गांव में बसे हुए लोगों को ये पता भी है कि वो गुलाम है, अंग्रेजों को गुलाम है। क्यों? क्योंकि वहां तो वो पहले भी जमींदारों के अंदर ही थे कि किसान मजदूरों का शोषण जमींदार पहले से भी कर रहे थे। और या चाहे जमींदार कह लो, किसी के यहाँ लंबरदार कह लो, किसी के यहाँ मालगुजार कह लो, मालगुजार से याद आया, बाद में बताऊंगा। तो क्या है कि वो सब उन लोगों के लिए वही सब व्यवस्था पहले से वो अभी थे अंग्रेजों के जमाने में। तो उनको असल में ये अनुभव था भी, फीलिंग थी भी उस देश के रहने वाले लोगों में कि हम गुलाम हैं भी कि नहीं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और जाना कि लोगों का सेंटीमेंट क्या है, अंग्रेजों के प्रति वो क्या सोचते हैं, उन्हें पता है कि गुलाम है। तो ऐसे करके पहले गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंदोलन में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने, अब देखो, गांधी जी ने यह बताया कि हम एक तलवारों से, बम से, इनसे क्रांति कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग रास्ता भी बताया लोगों को, जो उस समय लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने
गांधी जी का समर्थन किया। उन्होंने बोला कि हम अहिंसा के द्वारा भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चला सकते हैं। तो लोगों को लगा अहिंसा से कैसे होगा यार, मतलब आज तक तो ये सुना है कि तलवार चलाओ, बम फोड़ दो, किसी की भी सर पे जाके और बंदूक चला दो, लेकिन ये बात कर रहा है अहिंसा की, ऐसे कैसे होगा, अहिंसा से कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने बोला कि माफ कर दो, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति माफ करता है ना वही पावरफुल होता है। और मतलब माफ करने की जो हिम्मत है, जो शक्ति है, वो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। तो गांधी जी ने सिखाया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो, अपने आंदोलनों को ला सकते हो। और हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा को उन्होंने निषेध किया। मन, वचन, कर्म, किसी भी प्रकार की हिंसा करना उन्होंने पाप बताया। लोगों को अच्छे से पसंद आई। उन्होंने एक और बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो उन्होंने लोगों को जहन में डाली और उनको समझाया कि कैसे साधन और साध्य की पवित्रता दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कार्ल मार्क्स हो या मैकियावेली हो जिन्होंने प्रिंस लिखी है, वो सब जो व्यक्ति थे उन्होंने सिर्फ साधन की पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ साध्य की पवित्रता पे ध्यान दिया कि जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा एम है, वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। बाकी उसे पाने की जो तरीके हैं वो कैसे ही हो। जैसे आप देखते होंगे बॉलीवुड मूवीज में जो हीरो होता है वो गलत तरीके से भी सही काम करना चाहता है। जैसे हम देखें, वो एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी गब्बर इज बैक। वो लोगों को, जो गलत लोग होते हैं उनको सजा तो देता है लेकिन गलत तरीके से। तो उनमें उनको साध्य था, वो तो पवित्र था, लेकिन साधन पवित्र नहीं थे। गांधी जी ने इस पे कहा, गांधी जी ने कहा कि आप बबूल के पेड़ लगाकर आम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साधन और साध्य की पवित्रता पे उन्होंने जोर दिया और उन्होंने आंदोलनों को आगे बढ़ाया। अब मतलब मैं इस कहानी में आपको गांधी से जुड़े हुए अलग अलग वाक्य सुनाऊंगा कि कैसे उस व्यक्ति ने, जो एक महान व्यक्तित्व का धनी था, उसने कैसे भारत में आंदोलनों को आगे बढ़ाया, उन आंदोलनों के पीछे उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे उसकी कनेक्टिविटी थी लोगों से। एक और बात है उस टाइम की, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था कि भारत में जो व्यवस्थाएं थी उनमें वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हों और भारत को कैसे, किन किन मामलों में स्वतंत्रता दी जाए या नए रूल भारत में कैसे लागू हों, उनके लिए ब्रिटेन में 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। तो उसके पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे सम्मेलन में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनमें से दूसरे में कांग्रेस गई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। उसके बाद गांधी जी को वहां पे कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में वो वहां पे कर। तो वहां पर क्या हुआ कि गांधी जी उस गांव के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनसे मिलने गए। तो पत्रकार ने पूछा कि आप एक सिंगल धोती में राजा से मिलने जा रहे हो। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि मेरे हिस्से के कपड़े भी राजा ने ही पहन रखे। मतलब अंग्रेजों ने हमें इतना लूट लिया है, इतना दरिद्र कर दिया है कि हमारे पास अपने कपड़े भी नहीं बचे हैं। अच्छा, एक वाक्य और वहां पे आता है कि ना, जब गांधी जी उस टाइम ब्रिटेन गए हुए थे, लंदन गए हुए थे, तो लंदन की सड़कों पर लोग हड़ताल कर रहे थे, क्योंकि वहां पे ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं उस टाइम पे। तो वहां के जो मजदूर थे वो हड़ताल कर रहे थे, किसान हड़ताल कर रहे थे। गांधी जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, इसे मौके को पकड़ लो। क्योंकि देखो गांधी जी एक चीज में बहुत माहिर थे कि वो मौके को नहीं छोड़ते थे, हाथ पकड़ लेते थे। तो उनको लगा कि चलो कवरेज मिलेगा, लोगों से मिलेंगे, लोग जानेंगे। तो पहुंच गए मजदूरों के बीच, मजदूरों से मिले, उनसे बात की। तो उस टाइम पे कई पत्रिकाओं ने, कई अखबारों ने बहुत कवरेज दी। और एक और इसमें वाकया ये है कि गांधी जी जब ब्रिटेन गए हुए थे, 2 बकरियां साथ ले गए थे। 2 बकरियों की क्या कहानी है? तो बकरियों की ये कहानी है कि हुआ ये कि जो पशुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों में गांधी जी ने उनका विरोध करने के लिए गांधी जी ने दूध पीना छोड़ दिया। अब चूंकि गांधी जी कभी भी अनशन पे बैठ जाते थे, कभी भी हड़ताल करने लगते थे, और चूंकि उनकी उम्र भी धीरे धीरे ढल रही थी, तो उनकी हालत बहुत कमजोर हो रही थी। उस हालत की कमजोरी को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें सलाह दी, उन्हें बताया, उन्हें बोला कि आप प्लीज इतना तो कर लें कि बकरी का दूध पी लिया करें। तो इसी वजह से बकरी का दूध उन्हें सुलभता से उपलब्ध हो पाए, इसलिए वो 2 बकरी अपने साथ में ले गए थे। ठीक है, तो ये कहानी रही। अब हम बात करें कुछ और उनके थॉट्स की। तो एक उनका जो बहुत
बहुत बहुत पॉपुलर थॉट है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। वो ये है कि जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं, ध्यान से सुनना इसको और अपने जीवन में उतार लेना, कि जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं उनकी शुरुआत आप स्वयं से करें। अगर आप चाहते हैं कि विश्व में, पूरी दुनिया में शांति हो, तो आप देखें कि आपने उसके लिए क्या प्रयास किए। क्या आपने अपने जीवन में शांति, अपने घर में शांति, अपने परिवार में शांति के लिए कुछ प्रयास किया है? क्योंकि यही तो आगे चल के देश बनाता है, यही तो आगे चल के विश्व बनाता है। तो आपने वहां क्या प्रयास किए? आप चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता स्थापित हो, आपने उसके लिए क्या प्रयास किए? आप चाहते हैं सबसे बड़ा जो मुद्दा भ्रष्टाचार, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो क्या आपने भ्रष्टाचार पे कम करने के लिए कुछ प्रयास किया? क्या आपने कभी अपने जीवन में भ्रष्टाचार नहीं किया? तो ये सब चीजें जो जो आप चाहते हैं कि ये हो जाए, उसकी शुरुआत आप खुद से करें। देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है, इंदौर 7वीं बार, ये शायद 6ठी बार, हाँ सॉरी, 6वीं बार स्वच्छता में देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। आप चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन इसकी शुरुआत हर व्यक्ति ने अपने घर से की, अपने घर से स्वच्छता का अभियान चलाया। तो उसी का ये नतीजा है कि आज इंदौर सारी दुनिया में अपनी स्वच्छता के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, तो हम लाएं, ये अपने जीवन में उतारें कि कैसे गांधी जी क्यों ये कहना चाहते थे, क्यों बताना चाहते थे कि आप दुनिया में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वो स्वयं से शुरुआत करें उसकी। अब हम बात करते हैं, देखो गांधी जी के बारे में इतना कुछ है कहने के लिए कि आपके पास शब्द ही कम पड़ जाएं, लेखनी में आपकी स्याही कम पड़ जाए। तो मैं जिस नज़र से उन्हें देखता हूँ उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ तंग नज़र लोग उनके अहिंसावादी रवैये पे बहुत कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि दम नहीं थी इसलिए अहिंसा अपना ली। नहीं, ऐसा नहीं था। पहली बात तो देखो, तंग नज़र लोग जो हैं, नैरो माइंडेड लोग जो हैं, जिनकी बुद्धि इतनी सी है, पहली बात तो वो सोच पा रहे हैं, सोच ही क्यों रहे हैं? क्योंकि देखो, गांधी को पढ़ने के लिए, गांधी को समझने के लिए आपको ब्रॉड माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, और बिना उसके आप उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं समझ सकते। तो पहली बात तो यही खत्म हो गई कि आप नैरो माइंडेड लोगों की बातों पे बात करें ही ना, क्योंकि गांधी जी के बारे में कहने को जो ब्रॉड माइंडेड हैं उनने ही इतना कह दिया है कि इन छोटे मोटे लोगों की बात करना ही बेबुनियादी है। तो मैं भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं फैक्ट चेक। फैक्ट चेक कैसे कि सोशल मीडिया पे, खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, फेसबुक पे क्या क्या लिखा जाता है गांधी जी के बारे में, क्या क्या बोला। तो उनमें से जो मुख्य जो मुझे मुद्दे लगे कि इन मुद्दों पर अक्सर लोगों की राय बहुत बटी हुई होती है, बहुत ऐसा कि यार गांधी जी ने ये करवा दिया। अच्छा, तुझे पता क्या है गांधी जी के बारे में? जानता वानता कुछ है ही नहीं, मतलब दे दी बत्ती कुछ भी। तो ऐसी बातों के बारे में हम आप 4-5 बातें जो मुझे लगी उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कि गांधी जी और अंबेडकर के बारे में ये चलता है कि उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, और अंबेडकर ने दलितों के उद्धार के लिए बहुत सारा काम किया, गांधी जी ने नहीं किया। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, उस जमाने की बात हो रही है, 20वीं सदी की, और चूंकि अभी हम गुलाम भी हैं, उस जमाने में एक दलित होकर दलित उद्धार का काम करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होकर भी दलित उद्धार का काम करना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, और गांधी जी ने वो किया। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा कि उस आदमी की मेंटालिटी, उस आदमी की आइडियोलॉजी क्या थी दलितों के लिए। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने 1909 में क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की थी मुसलमानों के लिए। सांप्रदायिक निर्वाचन में यह होता है कि कोई सीट एक रिजर्व कर दी, किसके लिए? कि इस सीट से कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या हुआ कि उस क्षेत्र में जो मुस्लिम रहते हैं वही उसको सिर्फ वोट करेंगे। मतलब वोटर और जो प्रत्याशी खड़ा है दोनों ही मुस्लिम होंगे। आगे चल के यही व्यवस्था किसके लिए कर दी? दलितों के लिए। गांधी जी इस पे नाराज हुए। गांधी जी को समझ में आ गया कि इससे दलित है वो अलग हो जाएंगे, समाज से कट जाएंगे, और जो फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने चला रखी है वो मुसलमानों पे कामयाब तो हो गई, अब दलितों पे भी हो जाएगी, और दलित भी बाकी समाज से कट जाएगा, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि दलित यहीं रहे, बीच समाज में रहे, तभी उसका उद्धार होगा, अलग होकर उद्धार नहीं हो सकता। जबकि अंबेडकर ये चाहते थे कि हाँ, अंबेडकर ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था। अंबेडकर चाहते थे कि हाँ, दलितों को जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था मुसलमानों को मिली हुई है
वो दलितों को भी मिले। और लेकिन गांधी जी ने इसके लिए गांधी जी से उनका मतभेद हो गया। गांधी जी उस समय पूना की यरबदा जेल में थे और वो वहीं पे आमरण अनशन पे बैठ गए। बाद में गांधी जी के कहने पर और जो बाकी जो नेता थे राजेंद्र प्रसाद वगैरह, उन्होंने मिलकर अंबेडकर जी को बुलाया और दोनों के बीच एक समझौता कराया। और जितनी सीटें उस सांप्रदायिक निर्वाचन से उनको मिली हुई थी दलितों को उसके डबल से भी ज़्यादा सीटें उनको रिजर्व कराई। और उनसे बोला कि देखो मतलब ऐसी सीटों में इनको सहयोग दिया या ऐसी सीटें उनको दी जहां पे मतदाता सभी होंगे, बस दलित ही खड़ा होगा। मतलब उस सीट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तो कोई दलित ही होगा, लेकिन उसके जो वोटर्स होंगे वो सभी होंगे। जैसी कि व्यवस्था अभी है, जो व्यवस्था अभी है कि कोई सीट मान लो रिजर्व है किसी खास कैटेगरी के लिए, तो वहां पे जो प्रत्याशी हुआ सभी पार्टियों का वो तो उसी कैटेगरी का होगा, लेकिन उसका जो वोटर होंगे वो सभी होंगे। तो गांधी जी उनको मुख्य धारा में लाना चाहते थे, जबकि अंबेडकर का विचार था कि बस उनकी जो व्यवस्था थी वो ये सोचते थे कि दलित ही उद्धार हो, दलितों को अलग कर दो, फिर उनका उद्धार कर दो और फिर समाज में ले आओ। गांधी जी चाहते थे कि समाज में ही रहे और यहीं से उनका उद्धार हो। तो दोनों की आइडियोलॉजी में ये बेसिक फर्क था। तो गांधी जी, अब आप खुद समझ सकते हो कि कौन बेहतर उनका रहनुमा था या उनके लिए काम कर रहा था। अब हम दूसरे फैक्ट की बात करें जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है कि भैया गांधी जी ने पटेल को नहीं बनने दिया पीएम और नेहरू को बना दिया। तो जब गांधी जी ने अपना एक पत्र लिखा जेबी कृपलानी को, जो उस टाइम उस अध्यक्ष बन महासचिव थे शायद, उनको एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि मैं चाहता हूं कि नेहरू अध्यक्ष बने और इसके पीछे जो भी वजह हैं वो मैं नहीं बताना चाहता। ठीक है, गांधी जी की स्वीकारता थी उस टाइम पे, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। अच्छा, व्यवस्था ये हुई थी कि जो अंतरिम सरकार बनेगी उसका अध्यक्ष वो व्यक्ति बनेगा जो अंतिम सरकार, मतलब हम आजाद हुए नहीं थे, आजादी से पहले या हम कहें जो चुनाव के टाइम जब हमारी कैबिनेट मिशन था, उसके बाद जब संविधान सभा बनी और उसके बाद जो पहली अंतरिम सरकार बनी हमारी 1946 में, तो उस समय जो प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना था जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। और उस टाइम अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। गांधी जी ने पहले उनसे कहा कि आप इस्तीफा दो और फिर चुनाव हुए काहे के अध्यक्ष के। तो हुआ यूं कि देखो चुनाव क्या कौन करता था कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव, तो 12 प्रांतों की जो कांग्रेस कमेटियां थी, कांग्रेस वो उनको चुनाव करती थी और लगभग 9 कमेटियों ने रिकमेंड किया पटेल का नाम, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का। और किसी भी समिति ने नेहरू जी का नाम रिकमेंड नहीं किया। लेकिन जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, केंद्र में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उसने एक रेजोल्यूशन पास कराया और उसमें नेहरू जी के नाम का प्रस्ताव दिया और उसको पास करा लिया। अब वो पास कैसे कराया, गांधी जी ने बोला कि भाई ये ही बनेगा और पटेल ने भी फॉर्म भर दिया, तो पटेल साहब को बोला कि आप फॉर्म वापस ले लो, तो ऐसे करके नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके पीछे गांधी जी की स्ट्रैटेजी क्या थी, गांधी जी की सोच क्या थी कि गांधी जी क्यों चाहते थे कि नेहरू पीएम बने ना कि पटेल, जबकि पटेल उनके ज्यादा खास थे, उनके हम उम्र भी थे, लगभग 5-6 साल ही छोटे थे। तो वो क्यों चाहते थे कि पटेल ना बनकर नेहरू, उसके पीछे उनके दिमाग में क्या कारण रहे होंगे। एक तो ये कि उन्होंने बाद में बताया अभी किसी इंटरव्यू में कि नेहरू जो थे वो कभी नंबर 2 की पोजीशन के लिए रेडी नहीं हुए और फिर कांग्रेस में आंतरिक कलह हो जाती, जबकि पटेल नंबर 2 के लिए राजी हो भी गए और बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। दूसरी बात अगर हम करेंगे, अंग्रेजों को जो व्यक्ति संभाल सकता था वो सिर्फ नेहरू था। उस टाइम सिर्फ नेहरू जी थे जो अंग्रेजों से बेहतर डील कर सकते थे। और जो पटेल थे वो देसी रियासतों से देश के अंदर, मतलब देश के अंदर जो डील करना था वो पटेल बेहतर कर सकते थे, लेकिन जब अंग्रेजों को संभालना था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डील करना थी, उसके लिए नेहरू से परफेक्ट कोई व्यक्ति नहीं था। ठीक है, और उनकी जो हिंदी थी, अंग्रेजी थी, उस पर बेहतर कमांड थी, अच्छी कमांड थी उनकी नेहरू जी की, और वो उनको लिख सकते थे, बेहतर पढ़ सकते थे, बोल सकते थे। उनकी भाषा शैली पर बहुत कड़क गजब की उनकी पकड़ थी और उन्होंने उसी का जो उपयोग किया लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में। जबकि पटेल भाषणों से हमेशा बचते रहते थे, वो भाषण में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे और उनका था वो बहुत कटु वचन बोलते थे, सत्य वचन बोलते थे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। वो हृदय से तो कोमल थे लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था।
लेकिन नेहरू जी का स्वभाव बहुत मृदुल था, लोगों से मिलनसार था। तो ऐसे ना गांधी जी ने ये सोचा कि नया नया देश आज़ाद हुआ है और एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश को पहचान दिला सके। और हो सकता है यही कारण रहा हो गांधी जी का कि नेहरू को पीएम चुने। एक और उसमें जो बात थी वो ये थी कि नेहरू समाजवादी व्यक्तित्व के धनी थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो हो वो समाजवाद के आधार पे आगे बढ़े। और पटेल चाहते थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। और पूंजीवादी उस टाइम पे एक नए नए राष्ट्र के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शायद गांधी जी के हिसाब से सही नहीं होती और समाजवादी अर्थव्यवस्था को वो प्रमोट करना चाहते थे। चलो, तो हम अगर अगले जो फैक्ट की बात करें जिस पे बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे लोग मतलब छाती ठोकते हैं कि मतलब ऐसा काहे कर दिया गांधी जी ने, और मतलब उनको ब्लंट साबित करने की कोशिश करते हैं, वो मुद्दा है कि भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया गांधी जी ने। गांधी जी के हाथ में था क्या यार, गांधी जी बचा लेते। थे कौन गांधी जी? प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, या राजा थे, या वायसराय थे? कौन थे गांधी जी? तो और देखो, पहली बात तो ये कि भगत सिंह जैसा व्यक्तित्व, इतना महान व्यक्तित्व का आदमी, वो क्या चाहेगा कि उसके लिए कोई माफी मांगे? कोई मतलब कि उनको, अगर भगत सिंह जी को अपनी जान की इतनी परवाह होती ही तो वो क्यों वो रास्ता चुनते? भाई उनको वही रास्ता चुनना था, उसी में अमर हुए वो। और गांधी जी मतलब भगत सिंह कभी नहीं चाहते कि उनके लिए कोई माफी मांगे। और उन्होंने ये बाद में अपनी किताब में लिखा भी कि उन्होंने खुद ही मार्ग चुना है, तो क्यों इस पे बात करना, ठीक है। और दूसरी बात, जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था 1931 में, तो पैक्ट के बाद गांधी जी ने उनसे कहा भी कि हो सकता है इरविन साहब आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वर्तमान परिस्थितियों को संभालना चाहते हैं, इनको सही करना चाहते हैं, तो आपको भगत सिंह और उसके साथी हैं उनकी फांसी पर आपको मतलब उस पर उसको बंद, फांसी को आपको जो ख्याल है आपका फांसी देने का वो त्याग देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। तो और उस बारे में इरविन से बात भी हुई, इरविन ने कहा भी कि देखो फांसी को सिर्फ अभी टाला जा सकता है, इतना मैं कर सकता हूं। और बाद में उस पर प्रयास हुआ लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी हुई, उससे पहले भी 21, 22 और 23 तीनों दिन गांधी जी इरविन से मिले, लेकिन वो उसकी फांसी नहीं डलवा सके। तो ये बिल्कुल सिरे से गलत है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रुक पाया, बिल्कुल सिरे से गलत है, ठीक है। तो ये मतलब कुछ भी जो चल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिल्कुल अपन को ध्यान नहीं देना है, फैक्ट जानना है कि फैक्ट क्या है, ठीक है। अपना दिमाग चलाओ, ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है। मतलब आप क्यों बेचारे उपनिवेशवाद के शिकार हो जाते हो जरा में। अब किसी ने आपको कुछ बता दिया और बस आपने मान लिया, एक बार उसको जांचो परखो तो जो बात बताई जा रही है वो सही भी है कि नहीं। एक और गांधी जी के बारे में बहुत ही अफवाह फैलाई थी, गांधी जी ने देश का विभाजन करा दिया। तब क्या है, गांधी जी क्यों विभाजन कराएंगे यार? क्या गांधी जी के हाथ में था विभाजन कराना या रोकना? और मुझे तो लगता है कि गांधी ही एक व्यक्ति ऐसे थे जो उस टाइम पर विभाजन के प्रति सबसे ज्यादा दुखी थे, क्योंकि चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे नेहरू हो, पटेल हो, आजाद हो, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे आके कि हाँ ठीक है, अब विभाजन एक्सेप्ट करते हैं और आगे सोचते हैं। बस एक व्यक्ति गांधी ही था जो हमेशा उसके खिलाफ था कि नहीं, विभाजन नहीं होगा। और जब स्वतंत्रता मिली, जब सारा देश खुशी से झूम रहा था, पटाखे फोड़ रहा था, लोग अपनी सरकारें बनाने में लगे हुए थे, कोई अपने भविष्य की राजनीति ख्वाब देख रहा था, वह व्यक्ति महात्मा गांधी बंगाल में दंगे भड़के हुए थे, वहां उनको संभाल रहा था। अब सोच सकते हो आप कि उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जिस चीज के लिए उसने जीवन कुर्बान कर दिया, जिसके लिए हमेशा लड़ा, आजादी आजादी आजादी, और आज जब वो मिल रही है तो वो उसे ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जिस आजादी का सपना उसने देखा था, गांधी जी ने जिस आजादी का सपना देखा था वो नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक राष्ट्र का सपना देखा था, लेकिन यहाँ 3 राष्ट्र मिल रहे होते। 3 राष्ट्र मतलब 2 पाकिस्तान 1 भारत। तो ये बिल्कुल सिरे से गलत है कि गांधी जी ने बंटवारा कर दिया। तो मतलब आप प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इतिहास पढ़ने का एक तरीका होता है, आप इतिहास को ना किसी चश्मे से मत देखो,
चश्मा उतार के देखो, धर्म का, राजनीति का, या आपने जो भी पुराने ख्याल जमा रखे हैं किसी के प्रति, उन सब चीज़ों को हटा के इतिहास पढ़ो। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप फैक्ट जान पाओगे कि असल में इतिहास था क्या। ठीक है, तो ये आप करो। तो गांधी जी के बारे में हम आगे बात करते हैं, अगले फैक्ट की बात करते हैं, जो जो मतलब एक धड़ा मान लो, एक समुदाय कह लो, एक कम्युनिटी कह लो, जो लोग गांधी जी के बारे में बोलते हैं कि गॉडसे ने गांधी जी को मार दिया, सही किया, बढ़िया निपटा दिया, बहुत बुरा आदमी है। तो और उसके मैं समझ नहीं पाता हूँ, आप सोच के देखो कि एक 78 साल का बूढ़ा आदमी, 78 साल का, जिसका किलो लगभग, जिसका जो वजन होगा लगभग 48 किलो या 50 किलो के आसपास वजन बताते हैं उस टाइम गांधी जी का था। तो 78 साल का बूढ़ा आदमी जिसका वजन 48 किलो है, और उसको आपने गोली मार दी। गॉडसे ने बाद में अपने तर्क भी दिए कि लोग की मतलब क्यों उसने ऐसे मारा, लगभग बहुत शायद 79 पेजों का और 6 घंटे उसने भाषण दिया, उसमें अदालत में बताया कि क्यों उसने मारा, उसके पीछे उसकी क्या सोच थी। सिर्फ मैंने अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए गांधी जी को गोली मार दी। मतलब हिंसा किस समाज की भलाई के काम में आती है, आज तक अपन को समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो बताना। उसके अपने तर्क थे, जिससे लोग गॉडसे के कृत्य को जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता। परंतु किसी भी युग में, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली, किसी भी युग में किसी के विचारों से असहमत होना और असहमति की वजह से आप किसी को मार देना, गोली मार देना, कहां का न्याय है। तो किसी भी व्यक्ति के विचारों से असहमत होने पर उसको जान से मार देना, यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति का जादू दुनिया पे चल रहा है और विरोधियों से ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए उसको ही निपटा दो। भाई, किसी को मार देने से उसके विचार नहीं मर जाते। गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, एक हाड़ मांस का सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है, वो आपके विचारों में है, वो आपके अंतर मन में है, वो आपकी चेतना में है। ऐसा रच बच गया है गांधी कि आप उसको निकाल ही नहीं सकते। आपको हर जगह उसकी जरूरत पड़ेगी। दुनिया की कई संसदों में, लगभग 125 संसदों में गांधी की मूर्ति लगी हुई है। गांधी शांति, अहिंसा का प्रतीक हैं पूरी दुनिया में। तो आप गांधी को सिर्फ गोली मारने से खत्म कर दोगे, ये नहीं हो सकता। आज भी देखो, गांधी होना बहुत जरूरी है। गांधी होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कुछ लोग गांधी जी को मान के, उनकी पूजा करके, उनके सिद्धांतों पे चल के अपने अस्तित्व को बचाए रखे हुए, और कुछ लोग उन्हें गाली दे दे के फेमस हो गए, नेता बन गए। तो गांधी होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ये है कि भाई, गांधी की एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका हो गए हैं गांधी जी। कैसे कि गांधी के बारे में कुछ भी कह दो, गांधी जी के ऊपर गाली दे दो, गांधी जी के पुतले को बंदूक मार दो और आप फेमस हो जाओगे। तो ठीक है, वो कहते ना कि मैंने खुद को किया है मशहूर अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो हम गांधी जी के बारे में हमने इतना सब कुछ जाना, और उनके बारे में आखिर में मैं कुछ और कहना चाहूँगा कि देखो, गांधी जी का एक मुझे अभी एक वाक्य ध्यान आया उनका। वो कहते थे, हमेशा स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि ये लोग हैं ना, वो आपकी उपेक्षा करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपसे लड़ेंगे, लेकिन अंत में जीत आपकी होगी। आप जीतोगे, हमेशा जीतोगे। और गांधी जी इस दुनिया में, इस विश्व में ना 7 पापों का बहुत जिक्र करते थे। वो 7 पाप मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो गांधी जी इस दुनिया में 7 पापों का जिक्र करते थे कि बिना काम के धन, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना नैतिकता के धन, मानवता के बिना विज्ञान, बलिदान के बिना पूजा, और सिद्धांत के बिना राजनीति। ये जो चीजें हैं ना, ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में तो हमने जाना आज गांधी जी के बारे में, जितना मुझसे बना या मैं जितना गांधी जी को समझ पाया उतना मैं आपको और गांधी जी अपार है, और भारत के लिए ये वरदान है कि गांधी जी यहाँ थे। एक शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ कि है गांधी के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, है गांधी के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज,
अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो बस ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने ये शुरू किया और हम आगे चल के भी ऐसे कई शख्सियतों के बारे में आपको बताएंगे। और हमारे और बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप उन पर जाके देखें। और शख्सियत के अगली एपिसोड में या अगली बार में बहुत सारे लोगों के बारे में बताऊंगा, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं मतलब जिनको कहते हैं ना अनसीन वॉरियर, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनमें मतलब कुछ के मैं आपको नाम बताऊं, शायद आप उनको नहीं जानते हो, तो मैं उनसे आपकी पहचान कराऊंगा। जैसे एक हैं हमारे मालगुजार साहब, मतलब बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक है हमारे प्रिंस ऑफ गदूली, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक है हमारे हुकुम, एक है सेठ जी। ये 4 बंदे ऐसे हैं, मतलब उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।